Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in 12th English Crash Course Video Lecture 14। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने वीडियो लेक्चर 13 तक कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितनी भी क्लास हुई है इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत आपने उसको कंप्लीट किया होगा। जी हाँ, शुरू से पढ़िए। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोरिंग करना तो आप शुरू से पढ़िए, कंप्लीट कोर्स को एकदम शुरू से बिगिनिंग से कंप्लीट कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप बोर्ड एग्जाम देने एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, आपके समक्ष इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा लगेगा सर पढ़ा चुके हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोरिंग करना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहिए। अभी तक हम लोगों ने क्रैश कोर्स 12th इंग्लिश वीडियो लेक्चर 13 तक कंप्लीट किया है। आज के इस क्लास में हम लोग वीडियो लेक्चर 14 को देखेंगे और इस क्लास के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक होगा पोएट्री सेक्शन से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है, कविता का नाम है, पोएम का नाम है द सोल्जर। जी हां, यह कविता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज का हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं 12th इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 14। जी हां, ये जो वीडियो लेक्चर है, ये जो क्रैश कोर्स है, ये जो टॉपिक है, आज का जो क्लास है वो क्लास आपका बुक रेनबो पार्ट 2 जो है, आपका रेनबो पार्ट 2 बुक से पोएट्री सेक्शन से आपका जो पोएम है द सोल्जर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जब भी किसी कविता को पढ़ते हैं या किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं। चलिए, तो हमारा हेडिंग है द सोल्जर। कविता का नाम है द सोल्जर। सबसे पहले समझेंगे द सोल्जर है क्या, इसका मीनिंग क्या है। आइए इस कविता के हेडिंग को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे द सोल्जर। द सोल्जर को हिंदी में सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैनिक। जी हां, हमारा कविता का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर को हिंदी में सैनिक कहा जाता है, अर्थात इस कविता के ऊपर सैनिक के बारे में बात हुई है। तो भाई, सैनिक के बारे में क्या बात हुई है? कविता का नाम क्या है? द सोल्जर। द सोल्जर मीन्स सैनिक, अर्थात इस कविता में सैनिक के बारे में बात हुई है। तो सैनिक के बारे में क्या बात हुई है? जी हां, इस कविता में यह बताया गया है कि एक सैनिक अपने देश से कितना प्रेम करता है। तो इस कविता में कवि जो है वो बताने का प्रयत्न किया है कि एक सैनिक अपने देश से कितना प्रेम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द सोल्जर एक पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति कविता है। याद रखेंगे, तो याद रखिएगा द सोल्जर जो है, द सोल्जर मतलब सैनिक। इसमें बताया गया है कि एक सैनिक अपने देश से कितना प्रेम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द सोल्जर एक जो है देशभक्ति कविता है ना, पैट्रियोटिक पोएम है। क्या है? पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक पोएम मीन्स देशभक्ति कविता। आपका एग्जाम में पूछ लेगा द सोल्जर इज अ डैश पोएम। द सोल्जर एक डैश पोएम है, तो याद रहे आंसर होगा पैट्रियोटिक। द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोएम। द सोल्जर एक देशभक्ति कविता है। जी हां, जब आप इस कविता को सुनोगे, पढ़ोगे, तो पता चलेगा कि इस कविता में युद्ध का भी झलक है। और जिस कविता में युद्ध का झलक हो उसको वॉर पोएम भी बोलते हैं। तो याद रहे, इस कविता में युद्ध का भी झलक है, अर्थात इसको हम लोग पैट्रियोटिक पोएम के साथ साथ इसको हम लोग वॉर पोएम भी बोलेंगे। जब आप इस कविता को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि इस कविता में 14 लाइन्स हैं। कितने लाइन्स हैं? 14 लाइन्स। और याद रहे, जिस कविता में 14 लाइन्स हो उसको सोनेट कहा जाता है। तो यह भी याद रखना है कि द सोल्जर जो है वो क्या है? तो द सोल्जर क्या है? सोनेट है। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया गया द सोल्जर इज अ डैश,
तो ऑप्शन में अगर पेट्रियोटिक पोएम रहेगा तो पेट्रियोटिक पोएम आंसर होगा, आंसर में अगर वार पोएम रहेगा तो वार पोएम आंसर होगा, आंसर में अगर सोनेट रहेगा तो सोनेट आंसर होगा। क्योंकि इस कविता में कवि जो बताया है कि एक सैनिक अपने देश से कितना प्रेम करता है, तो ये देशभक्ति कविता भी है। इस कविता में युद्ध का झलक है, मतलब ये वार पोएम भी है। इस कविता में 14 लाइन्स है, अर्थात ये सोनेट भी है, याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इस कविता में जो 14 लाइन्स है, ये 14 लाइन्स जो है 2 पैराग्राफ में। पहला पैराग्राफ में 8 लाइन्स है और दूसरा पैराग्राफ में 6 लाइन्स है। तो जिस पैराग्राफ में 8 लाइन है उस पैराग्राफ को ऑक्टेव कहा जाता है, जिस पैराग्राफ में 6 लाइन है उसको सेस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेस्टेट। आपका एग्जाम में पूछ लेगा द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द सोल्जर इज कॉल्ड। द सोल्जर का पहला पैराग्राफ क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ऑक्टेव कहलाएगा। फिर पूछ लेगा द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द सोल्जर, द सोल्जर का सेकेंड पैराग्राफ क्या कहलाता है? तो सेस्टेट कहलाता है। यहां तक आपको अच्छे से याद रखना है। पहली बात, आपका कविता का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर मतलब सैनिक। यह एक पेट्रियोटिक पोएम है, इसमें युद्ध का झलक है, वार पोएम भी है। इस कविता की अगर बात करें तो 14 लाइन्स है, यह सोनेट है और ये 14 लाइन्स को 2 पैराग्राफ में बांटा गया है। पहला पैराग्राफ में पहला स्टैंजा में 8 लाइन्स है, तो पहला स्टैंजा ऑक्टेव हुआ। दूसरा स्टैंजा में 6 लाइन है, 6 लाइन्स है, तो सेकंड जो स्टैंजा है, सेकंड जो पैराग्राफ है वो सेस्टेट कहलाता है। याद रहे, कविता की अगर बात करें तो इस कविता को कौन लिखा है? तो याद रखेंगे रूपर्ट ब्रूक लिखा है। तो जब भी हम लोग कोई कविता स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीडिंग को समझते हैं। चलिए हीडिंग समझ लिए, अब जानते हैं अबाउट पोएट। क्या जानेंगे? अबाउट पोएट, कवि के बारे में। तो द सोल्जर कविता का कवि कौन है? रूपर्ट ब्रूक। याद रहे, रूपर्ट ब्रूक किस प्रकार के कवि थे? तो वार पोएट थे। याद रखेंगे किस प्रकार के पोएट थे? वार पोएट। और याद रहे, खुद यह एक सैनिक थे, प्रथम विश्व युद्ध लड़े थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इसकी मृत्यु हुई थी। तो रूपर्ट ब्रूक खुद एक सैनिक थे, याद रखेंगे। तो रूपर्ट ब्रूक खुद एक सैनिक थे, तो इसको वार के बारे में, युद्ध के बारे में ज्यादा आइडिया था और ये ज्यादातर युद्ध के बारे में ही लिखते थे, इसलिए रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा गया। और ये खुद इंग्लिश सोल्जर थे, मतलब इंग्लैंड के सैनिक थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही सेप्टिसिमिया नामक बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। चलिए ये भी बात। और रूपर्ट ब्रूक के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कवि के इतिहास में सबसे सुंदर कवि रूपर्ट ब्रूक रहे हैं। आयरलैंड के कवि, आयरिश पोएट WB यीट्स, विलियम बटलर यीट्स ने लिखा, क्या लिखा? द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। किसके बारे में? रूपर्ट ब्रूक के बारे में। रूपर्ट ब्रूक के बारे में लिखा कि रूपर्ट ब्रूक जो है इंग्लैंड का सबसे सुंदर और जवान व्यक्ति। तो इंग्लैंड का सबसे सुंदर और जवान व्यक्ति का उपाधि रूपर्ट ब्रूक को किसने दिया था? WB यीट्स ने, विलियम बटलर यीट्स ने। ये विलियम बटलर यीट्स कौन है? तो आयरलैंड के कवि हैं, आयरिश पोएट हैं। जैसे इंडिया के कवि को क्या बोलते हैं? इंडियन पोएट। अमेरिका के कवि को क्या बोलेंगे? अमेरिकन पोएट। इंग्लैंड के कवि को क्या बोलेंगे? इंग्लिश पोएट। सेम उसी तरह आयरलैंड के कवि को क्या बोलेंगे? आयरिश पोएट। चलिए, तो याद है कविता का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर को कौन लिखा है? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है ना। रूपर्ट ब्रूक किस प्रकार के कवि थे? वार पोएट थे। जन्म कब हुआ? 1887 इन इंग्लैंड, 1887 इंग्लैंड में हुआ। मृत्यु कब हुई? तो 1915 में। आपको पता है 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसी के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी, उसी के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। समझ रहे? सेप्टिसिमिया नामक बीमारी के कारण। सेप्टिसिमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। वेल नॉलेज, याद है हर कवि का अपना एक विशेष क्षेत्र होता है या विशेष काम होता है या किसी स्पेशल काम के लिए जाना जाता है। तो रूपर्ट ब्रूक जो है ये किन किन कामों के लिए जाना जाता है? तो रूपर्ट ब्रूक वार पोएट भी थे और सोल्जर भी थे। आपका एग्जाम में पूछ लेगा रूपर्ट ब्रूक वॉज डैश, रूपर्ट ब्रूक डैश थे, तो क्या थे? ऑप्शन में रहेगा वार पोएट, तो वार पोएट हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा सोल्जर, तो क्या हो जाएगा? सोल्जर हो जाएगा। फेमस बुक्स, इसका प्रसिद्ध किताब, प्रसिद्ध रचना, रूपर्ट ब्रूक का प्रसिद्ध रचना जो है वो है इफ आई शुड डाई, सॉन्ग्स एंड लव, है ना, लेटर्स फ्रॉम अमेरिका, द ग्रेट लवर। ये सब प्रसिद्ध किताब है किसका? रूपर्ट ब्रूक का।
तो याद रहे ये था आपका कविता का हीडिंग और कवि के बारे में। याद रखिएगा अभी तक आपने जो पढ़ा, आपने जो सुना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए। ये सब आपका मदद करेगा ऑब्जेक्टिव्स में एकदम। याद रखेंगे कविता का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर मतलब सैनिक। इस कविता में बताया गया है कि एक सैनिक अपने देश से कितना प्रेम करता है, अर्थात यह एक देशभक्ति कविता है। इट्स अ पेट्रियोटिक पोएम। तो याद रहे इसमें युद्ध का झलक है, वार पोएम भी है। इसमें 14 लाइन्स है तो सोनेट है। ये 14 लाइन्स 2 स्टैंजा में, 2 पैराग्राफ में। पहला स्टैंजा में 8 लाइन्स ऑक्टेव कहलाता है, दूसरा स्टैंजा में 6 लाइन्स सेस्टेट कहलाता है। याद रखेंगे कविता को कौन लिखा? रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक खुद एक सोल्जर थे, एक सैनिक थे इंग्लैंड के। प्रथम विश्व युद्ध लड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही इसकी मृत्यु हुई थी सेप्टिसिमिया नामक बीमारी के कारण। याद रखेंगे इसका प्रसिद्ध किताब है इफ आई शुड डाई, सॉन्ग्स एंड लव, है ना, लेटर्स फ्रॉम अमेरिका, द ग्रेट लवर्स। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं पहले हेडिंग समझते हैं, फिर कवि के बारे में, उसके बाद फिर कविता को हम लोग सुनते हैं। तो चलिए कविता को हम लोग सुनते हैं। कविता है द सोल्जर। द सोल्जर मीन्स सैनिक। इस कविता में रूपर्ट ब्रूक ने बताया है कि एक सैनिक अपने देश से कितना प्रेम करता है। याद रखिएगा इस कविता में कवि अपने देशवासियों को कहता है। पहले तो सुन लीजिए इस चीज को कि रूपर्ट ब्रूक प्रथम विश्व युद्ध लड़े थे। रूपर्ट ब्रूक एक सैनिक थे, एक सोल्जर थे। तो रूपर्ट ब्रूक जब युद्ध के लिए जाने लगे तो उसको ये एक तरह से लगा कि हो सकता है इतना बड़ा युद्ध है, मैं युद्ध में जाऊं फिर वापस ही ना आऊं, हो सकता है युद्ध के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए। तो एक काम करते हैं, कविता के माध्यम से अपने देशवासियों को हम ये बताते हैं कि मैं रूपर्ट ब्रूक अपने देश से कितना प्रेम करता हूं। एक सैनिक अपने देश से कितना प्रेम करता है, युद्ध में जाने से पहले कवि ने इस कविता को लिखा। कवि कहता है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। कवि कहता है अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में इतना सा ख्याल रखना। सुनिएगा बहुत ही मजेदार कविता है। कवि जो है अपने देश के प्रति प्रेम को बताया है। एक सैनिक देश से कितना प्रेम करता है, आइए देखते हैं। कवि कहता है अगर मैं मर जाऊं युद्ध के दौरान, ऐ मेरे देशवासियों सुनो, अगर युद्ध के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए, विदेशी भूमि के जिस कोने में मेरी मृत्यु होगी वो कोना, वो जगह हमेशा इंग्लैंड का होगा। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि विदेशी भूमि के जिस कोने में मेरी मृत्यु होगी वो कोना, वो जगह हमेशा इंग्लैंड का होगा। कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि कहता है सुनो, ये शरीर मेरा शरीर नहीं है, ये इंग्लैंड का धूल है, ये धनी धूल है। ये धूल जिस धूल में मिल जाएगा वो धूल धन्य हो जाएगा। कवि कहता है सुनो, कवि ने अपने शरीर को इंग्लैंड का धूल क्यों कहा? कवि ने अपने शरीर को इंग्लैंड का धूल इसलिए कहा, कवि का मानना है कि इंग्लैंड ने उसे जन्म दिया, इंग्लैंड ने उसे रूप दिया, इंग्लैंड ने उसे ज्ञान दिया, इंग्लैंड के गलियों में भटका, इंग्लैंड के फूलों से प्यार पाया, इंग्लैंड के हवाओं में सांस लिया, इंग्लैंड के नदियों में अपने आप को नहाया, एक तरह से इंग्लैंड के धूपों में खुद को सेका। तो कवि का मानना है कि यह शरीर मेरा शरीर नहीं, यह शरीर इंग्लैंड का धूल है, यह धनी धूल है। यह धूल जिस धूल में मिल जाएगा वो धूल धन्य हो जाएगा, और यह धूल दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाएगा, मिल जाएगा, वो कोना हमेशा इंग्लैंड का होगा, क्योंकि यह शरीर मेरा शरीर नहीं, यह इंग्लैंड का शरीर है। कवि का मानना है कि मेरा सोच, मेरा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार, ये पवित्र हृदय, एवरीथिंग इज गिवन बाय इंग्लैंड, सब चीज मुझे इंग्लैंड ने दिया है। इंग्लैंड में ही अपने मित्रों से हंसना सीखा, नहीं कोमलता सीखा। इंग्लैंड मेरे लिए स्वर्ग है। इस धरती में अगर कोई सबसे सुंदर, सबसे शांति प्रिय जगह है वो इंग्लैंड है। कवि का मानना है कि मरने के बाद काश इंग्लैंड का ही कोई कोना उसे मिल जाए, उसे ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग मिल गया। कवि के अनुसार इंग्लैंड उसके लिए क्या है? स्वर्ग है।
तो आप इस कविता को इस प्रकार याद रखेंगे कि द सोल्जर एक बहुत ही सुंदर पैट्रियोटिक पोएम है, वॉर पोएम है। इस पोएम को रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। इस पोएम में रूपर्ट ब्रूक अपने देशवासियों को कहता है, ऐ मेरे देशवासियों सुनो, अगर युद्ध के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए, विदेशी भूमि के जिस कोने में मेरी मृत्यु हो, वो कोना हमेशा इंग्लैंड का होगा, क्योंकि ये शरीर मेरा शरीर नहीं है, ये इंग्लैंड का धूल है। ये इंग्लैंड का धूल इसलिए है क्योंकि इस शरीर को इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने रूप दिया, इंग्लैंड ने ज्ञान दिया, इंग्लैंड के गलियों में भटका, इंग्लैंड के फूलों से प्यार पाया, इंग्लैंड के हवाओं में सांस लिया, इंग्लैंड के नदियों में नहाया, इंग्लैंड के धूपों में सेका। हमारा जो सोच है, सकारात्मक सोच, वो भी इंग्लैंड का दिया हुआ है। हमारा जो पवित्र हृदय है, ये भी इंग्लैंड के मिट्टी से मिलकर बना है। इसलिए ये शरीर मेरा शरीर नहीं है, ये इंग्लैंड का धूल है, ये धनी धूल है। ये धूल दुनिया के किसी भी कोने में जाकर है ना मिल जाए, वो कोना इंग्लैंड का होगा। अंत में कवि ये इच्छा जताया है, काश मरने के बाद इंग्लैंड का ही कोई कोना मिल जाए, ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग मिल गया। आप देख रहे हैं कि एक सैनिक जो है अपने देश से कितना प्रेम करता है कि खुद के शरीर को खुद का शरीर कहने से क्या करता है, इनकार करता है। वो कहता है ये शरीर मेरा शरीर नहीं है, ये इंग्लैंड का धूल है। जी हां, एक सैनिक जो होता है ना, उसका शरीर उसके मातृभूमि का, उसके देश का धूल होता है। तब तो जरूरत पड़ने पर, वक्त आने पर, जब दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, अपने देश के गरिमा को, अपने देश के रक्षा के लिए खुद को झोंक देता है न, जब वो आगे बढ़ता है, दुश्मन का गोली जो है एक सैनिक का सीना को छल्ली कर देता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और देश के लिए लड़ता है। जब तक उसका सांस बाकी रहता है, तब तक वो दुश्मन का सामना करता है, क्योंकि एक सैनिक को लगता है कि उसका शरीर उसका शरीर नहीं है, उसका शरीर उसके देश का क्या है, धूल है। जी हां, तो ये था आपका कविता, बड़ा ही सुंदर कविता है। आइए इसके समरी को देखते हैं। चलिए, तो हमारा समरी इस प्रकार है, याद रखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो आपका पोएम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्लास को करने के तुरंत बाद इसको लिख लेना है, लिखने के बाद इसको याद कर लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए समरी देखते हैं। समरी में हमारा जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है द सोल्जर इज अ वॉर पोएम। जी हां, द सोल्जर एक वॉर पोएम है, युद्ध कविता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैट्रियोटिक पोएम। जी हां, इसको एक पैट्रियोटिक पोएम भी बोलते हैं, देशभक्ति कविता भी बोलते हैं। इट हैज 14 लाइन्स, इसमें 14 लाइन है। सो इट इज कॉल्ड अ सोनेट, इसलिए इसको सोनेट भी कहा जाता है। इट हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक, इसे रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। ही वॉज अ वॉर पोएट एंड इंग्लिश सोल्जर, वह युद्ध कवि थे, साथ ही साथ इंग्लैंड के सैनिक भी थे। He was born in 1887 in England and died in 1915. जी हां, इसका जन्म 1887 इंग्लैंड में हुआ, मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई। He died of septicemia during First World War. प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु सेप्टिसिमिया नामक बीमारी के कारण हुआ। अभी तक याद रहे, दो ऐसा कवि है, याद रखेंगे, दो ऐसा कवि है जो बीमारी के कारण मरा है। आपने पढ़ा होगा ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम के कवि कौन थे? जॉन किट्स। जॉन किट्स किस बीमारी से मरे थे? ट्यूबरकुलोसिस। तो याद रखेंगे रूपर्ट ब्रूक किस बीमारी से मरे? सेप्टिसिमिया से, याद रखेंगे। चलिए, तो याद रखा है, ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेप्टिसिमिया के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। He has written many poems, इन्होंने ढेर सारा कविताएं लिखा। चलिए, ये आपका क्या हो गया? पहला पैराग्राफ। अगला पॉइंट, इन दिस पोएम द पोएट शोज हिज डीप लव फॉर हिज मदरलैंड। इस कविता में कवि अपने प्रेम को बताता है अपने मातृभूमि के लिए। इस कविता में कवि जो है अपने डीप लव, जो गहरा प्रेम है उसके अंदर, अपने मातृभूमि के लिए उसको बताता है। जैसा कि आपने कविता सुना,
ही सेज, वो बताते हैं, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, इन एनी कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, विदेशी भूमि के किसी भी कोने में, द कॉर्नर विल बी फॉर अवर इंग्लैंड्स, वो कोना हमेशा किसका होगा? इंग्लैंड का होगा। ही कॉल्ड हिमसेल्फ द डस्ट ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने खुद को इंग्लैंड का धूल कहा, बिकॉज, क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड हिम, क्योंकि इंग्लैंड ने उसे जन्म दिया, शेप्ड हिम, रूप दिया, मेड हिम अवेयर, ज्ञान दिया, हिज पॉजिटिव थिंकिंग, उसका सकारात्मक विचार, एंड प्योर हार्ट, उसका पवित्र हृदय, आर ऑल्सो गिवन बाय इंग्लैंड, ये सब चीज इंग्लैंड ने ही दिया। ही लर्न्ड लाफ्टर एंड जेंटलनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उन्होंने हंसी, कोमलता, ये सब किससे सीखा? अपने मित्रों से सीखा। He received love from the flowers of England, उन्होंने इंग्लैंड के फूलों से ही प्रेम पाया। He thinks no country in the world is as beautiful as England, उसका मानना है कि कोई भी दूसरा देश है ना इंग्लैंड जैसा सुंदर नहीं है। इंग्लैंड इज हेवन फॉर हिम, इंग्लैंड उसके लिए क्या है? स्वर्ग है। फाइनली वी कैन से, फाइनली हम कह सकते हैं, द पोएट लव्स हिज कंट्री वेरी मच, कवि अपने देश से बेइंतहा प्रेम करता है। जी हां, ये था आपका समरी। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया गया राइट द समरी ऑन द सोल्जर, तो या राइट द समरी अबाउट द सोल्जर, तो अगर मान लेते हैं कि द सोल्जर का समरी लिखने के लिए आपसे पूछा गया तो आप इसी प्रकार लिखेंगे, द सोल्जर इज ए वर्ड पोएम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पेट्रियोटिक पोएम, इट हैज 40 लाइन्स, so 14 lines, so it is called a sonnet. It has been written by Rupert Brooke. He was a war poet and English soldier. He was born in 1897 in England and died in 1915. He died of septicemia during First World War. He has written many poems. अगला पैराग्राफ, in this poem the poet shows his deep love for his motherland. He says, if I should die in any corner of foreign field, the corner will be forever England's. He called himself the dust of England because England bore him, shaped him and made him aware. His positive thinking and pure heart are also given by England. He learned laughter and gentleness from his friends. He received love from the flowers of England. He thinks no country in the world is as beautiful as England. England is heaven for him. Finally we can say the poet loves his country very much. तो आई होप समरी आपको समझ में आया होगा और आप लोग जो है समरी को लिखेंगे, उसको याद करेंगे, क्योंकि ये कविता बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी प्रॉब्लम? चलिए कविता का हेडिंग समझे, कवि के बारे में जाने, समरी भी हो गया आपका। चलिए इस कविता के VVI ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखते हैं। आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखते हैं। चलिए बात अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की करें, चलिए बात अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की करें तो ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके समक्ष। चलिए ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम आइडिया, पहला जो आपका पॉइंट है वो है द सोल्जर इज अ डैश पोएम। द सोल्जर डैश पोएम है, तो जी हां ऑप्शन में रहेगा वर्ड, तो वर्ड पोएम हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा पेट्रियोटिक, तो पेट्रियोटिक हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा सोनेट, तो सोनेट भी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, रूपर्ट ब्रूक इज अ डैश पोएट। रूपर्ट ब्रूक क्या थे? तो वॉर पोएट थे, याद रखेंगे। चलिए अगला, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, तो किससे मरे थे? तो याद रखेंगे सेप्टिसिमिया के कारण मरे थे। ठीक है। अगला, द सोल्जर हैज डैश स्टंजास, ये जो कविता है इसमें कितने स्टंजा है, कितने पैराग्राफ है? तो याद रखेंगे 2। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या, द फर्स्ट स्टंजा ऑफ द सोल्जर इज कॉल्ड, मैंने बताया अभी पीछे कि द सोल्जर कविता का जो पहला स्टंजा है, पहला पैराग्राफ, वो क्या कहलाता है? 8 लाइन है, ऑफकोर्स ऑक्टेव कहलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है द सेकंड स्टंजा ऑफ द सोल्जर इज कॉल्ड, द सोल्जर का जो दूसरा स्टंजा है वो क्या कहलाता है? उसमें 6 लाइन है, 6 लाइन को क्या बोलते हैं? सेस्टेट, याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है द डस्ट स्टैंड्स फॉर, डस्ट स्टैंड्स फॉर, धूल शब्द किसके लिए यूज हुआ? मैंने बताया था कवि ने खुद को धूल कहा, मतलब कवि के अनुसार एक सैनिक अपने देश का क्या होता है? धूल होता है। तो ये डस्ट शब्द का प्रयोग सोल्जर के लिए हुआ है।
किसके लिए हुआ है? सोल्जर के लिए, या कभी खुद के लिए भी यूज किया है। अगला पॉइंट, द पोएम दैट कंसिस्ट 14 लाइन्स इज कॉल्ड। ऐसा कविता जिसमें 14 लाइन्स होता है, 14 लाइन होता है, क्या कहलाता है? ऑफ कोर्स सोनेट कहलाता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, डैश डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रूक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। किसने रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे सुंदर और युवा व्यक्ति कहा? किसने कहा? ऑफ कोर्स W.B. यीट्स, याद रखेंगे। विलियम बटलर यीट्स ने रूपर्ट ब्रूक को हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा। आप अपने रेनबो पार्ट 2 बुक में पोएट्री सेक्शन में जाकर द सोल्जर कविता में फोटो देख लीजिएगा, बड़ा ही स्मार्ट बंदा है, याद रखेंगे। सलमान खान फेल है। चलिए, तो W.B. यीट्स। अगला पॉइंट है, ब्रूक्स फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट डैश स्कूल। किस स्कूल के हाउस मास्टर थे? याद रखेंगे, रग्बी। क्या? तो इंग्लैंड में रग्बी नामक जगह है, रग्बी नामक जगह के नाम से एक स्कूल है, रग्बी स्कूल, उसके हाउस मास्टर थे इसके पिताजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाबू ये क्रैश कोर्स है, इसलिए यहां पर हम केवल पढ़ाने का कोशिश करते हैं। कई बच्चे सोचते होंगे ऑफलाइन में सर हंसा हंसा के पागल कर देते हैं, ऑफलाइन में सर विद एंटरटेनमेंट एकदम हंसाते हुए पढ़ाते हैं। बाबू यहां ज्यादा गपशप करेंगे ना तो फिर एग्जाम बहुत नजदीक है। ये क्रैश कोर्स है, भावनाओं को समझिए और हमारे साथ बने रहिए अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो। देख रहे हैं पसीना बहा के पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? तो इस पसीना का कदर करना है, टॉप करके दिखाना है, समझ रहे हैं? मुझे कोई गम नहीं है कि मैं पसीना से नहा रहा हूं, क्योंकि मैंने कहीं सुना है, कहीं मैंने पढ़ा है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। जी हां, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। चलिए, इतिहास बदलने में हम लोग लगे हुए हैं, हमारा साथ दीजिए, जरूर इतिहास बदलेंगे। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर।